नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चला है टॉप एजेंडे का। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रेटर नोएडा में। पीएम मोदी आज वर्ल्ड डेयरी समिट का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। 48 साल बाद भारत कर रहा है वर्ल्ड डेयरी समिट की मेजबानी। तो 50 देशों के प्रतिनिधि वर्ल्ड डेयरी समिट में होंगे शामिल। 300 विदेशी और 1200 भारतीय प्रतिनिधि होंगे शामिल। तो 700 से लेकर 800 किसान भी समिट में हिस्सा लेंगे। ग्रेटर नोएडा में 15 सितंबर तक चलेगा वर्ल्ड डेयरी समिट। तो 4 दिन का ये पूरा समिट रहने वाला है। और देखिए 48 साल बाद भारत को ये मौका मिला है जब वो इस पूरे समिट की मेजबानी कर रहा है। दूसरी बार है जब भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इंडियन एक्सपो मार्ट में विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। वर्ल्ड डेयरी समिट से विकास की उड़ान बता देते हैं आपको। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन है। 4 दिन आयोजित 12 से 15 सितंबर तक होगा। यह वैश्विक और भारतीय डेयरी हितधारकों का एक समूह है। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में वैश्विक ब्रांडिंग का देश का फोकस। तो समिट में लगभग 800 पशुपालकों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। थीम पोषण और आजीविका के लिए डेयरी के विषय पर केंद्रित है। साल 1974 में मिला था भारत को मेजबानी करने का पहला मौका। 48 साल बाद वर्ल्ड डेयरी समिट की मेजबानी कर रहा भारत। तो समिट में देश विदेश के एक्सपर्ट और व्यवसायी हिस्सा ले सकेंगे। तो 50 देशों के लगभग 1500 प्रतिभागियों ने नामांकन किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड और कनाडा, बेल्जियम से बड़ी संख्या में पंजीकरण हुए हैं। तो क्या है वर्ल्ड डेयरी समिट, वो आपको बता देते हैं। वैश्विक भारतीय डेयरी लाभार्थियों का समूह, सहकारी मॉडल पर आधारित डेयरी समिट छोटे सीमांत डेयरी किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और वैश्विक दुग्ध उद्योग में भारत की 23% की हिस्सेदारी है। तो पिछले 8 सालों में 44% ये हिस्सेदारी हुई है। तो डेयरी उत्पादकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और ज्यादा जानकारी के साथ नोएडा से ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, आज वर्ल्ड डेयरी समिट का शुभारंभ होने जा रहा है। कितने बजे इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा और कितना खास ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? चूंकि आज उद्घाटन का दिन है, कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण लोग मौजूद होंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से डेयरी समिट जो कार्यक्रम है विश्व का एक बड़ा कार्यक्रम जो दूसरी बार 1974 में पहली बार हुआ था। हालांकि 48 साल बाद फिर दोबारा से जो भारत के अंदर भारत के यूपी के स्टेट में ग्रेटर नोएडा में होने जा रहा है। जिस तरीके से इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से करने जा रहे हैं और उसको लेकर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं लगातार 2 दिन के दौरे पर गौतम बुद्ध नगर में है, जिसको लेकर पूरी तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं इस कार्यक्रम की। और जिस तरीके से देखा जाए एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें डेयरी व्यापारियों को बड़ा लाभ और बड़ी सौगात दी जाएगी। प्रधानमंत्री खुद अपने हाथों से देंगे, उद्घाटन करेंगे। हालांकि ये कार्यक्रम जो है, इस कार्यक्रम से पहले जो एक्सपो मार्ट सेंटर है ग्रेटर नोएडा का, एक्सपो मार्ट सेंटर में खुद प्रधानमंत्री आकर इस कार्यक्रम को उद्घाटन करेंगे और डेयरी व्यापारियों को सौगात देंगे। हालांकि 9, 9:30 बजे करीबन उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो एक्सपो मार्ट सेंटर पहुंच जाएंगे। और उसके बाद जो है लगभग 10:20 पर प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और 10:20 के बाद लगभग 11:45 तक ये कार्यक्रम चलेगा। और उसके बाद 12 बजे लगभग रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है जिस तरीके से ये कार्यक्रम है, लगभग 3 दिन ये कार्यक्रम जो 12 सितंबर, आज 12 सितंबर से लेकर और 15 सितंबर तक ये कार्यक्रम जो है आयोजन किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में लगभग जो गृह मंत्री अमित शाह हैं या प्रदेश के अध्यक्ष जो है भूपेंद्र सिंह, वह अन्य जो सांसद विधायक हैं वो इसमें शामिल होंगे। औद्योगिक मंत्री जो नंदगोपाल नंदी है वो भी शामिल होंगे। और इसको लेकर पूरी तरीके से पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में
पूरी तरीके से इसमें प्लानिंग कर ली गई है। हालांकि नोएडा कमिश्नरेट द्वारा किसी प्रकार की कोई लापरवाही न की जाए, उसको लेकर एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद मॉनिटरिंग इस कार्यक्रम को किया था। हालांकि अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी और उसके बाद तमाम तरीके की कोई लापरवाही न बरती जाए, जिसको लेकर समीक्षा की। उससे पहले जेवर एयरपोर्ट की समीक्षा की और जिसको देखते हुए एक्सपो मार्ट सेंटर पहुंचे। एक्सपो मार्ट सेंटर में पूरी तरीके से जायजा लिया इस कार्यक्रम का और अब जो है 9:30 बजे खुद मुख्यमंत्री गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी से एक्सपो मार्ट सेंटर पहुंचेंगे। आप देखिए कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से पुलिस सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से रखी गई है। आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बैरिकेटिंग बाकायदा लगाया गया है। वहां पर डीसीपी रैंक के अधिकारियों को बाकायदा तैनात किया गया। हालांकि मीडिया जो है, मीडिया को भी बाहर रखा गया प्रोग्राम से, लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि दूर की तस्वीरें दिख रही है, आवन गमन जो है वाहनों का चल रहा है। लेकिन जिस समय प्रधानमंत्री आएंगे उस समय तकरीबन 15 मिनट के लिए यातायात जो सुविधा है, यातायात को रोक दिया जाएगा। 15 मिनट के लिए रोका जाएगा वाहनों को और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि पुलिस सुरक्षा जो है वो पूरी तरीके से मजबूत कर ली गई है। हालांकि अभी कुछ देर बाद खुद प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं इस फिर कार्यक्रम का जायजा लेंगे और जायजा लेने के बाद लगभग 10:20 पर खुद प्रदेश जो देश के जो मुख्य प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उस कार्यक्रम को कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात देंगे। और इस कार्यक्रम के अंदर लगभग 50 जो प्रतिनिधि हैं जो अलग अलग कंट्री के हैं वो लोग यहाँ पर विदेशी जो मेहमान हैं वो पहुंचेंगे। लगभग 300 अधिक जो अन्य मेहमान हैं वो भी पहुंचेंगे और लगभग 700 से 800 जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और डेयरी व्यापारी जो है वो पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं डेयरी व्यापारियों के लिए एक बड़ी सौगात आज मिलने वाली है। खुद प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के द्वारा कहीं ना कहीं दिया जाएगा और ये जो डेयरी व्यापार है उसको बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल निशांत, और देखिए कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि डेयरी व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए, इस उद्योगों को कैसे बढ़ाया जाए, खासकर भारत में जिस तरह श्वेत क्रांति देखने को मिली थी। निशांत, कहीं ना कहीं आज जो इस कार्यक्रम में ये भी निर्धारित किया गया है कि श्वेत क्रांति को लेकर भारतीय इतिहास क्या रहा है और इसके साथ ही आज ऐसी स्थिति क्या है और कौन सी स्थिति में इस वक्त है डेयरी उद्योग, उसको लेकर भी लघु फिल्म दिखाने का भी कार्यक्रम है। हाँ देखिए, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 48 साल बाद इस कार्यक्रम को जिस तरीके से रखा गया और जिस तरीके से डेयरी व्यापारियों का जो कार्य है वो लगातार जिस तरीके से 1974 में पहले एक कार्यक्रम किया गया, दूसरा कार्यक्रम अब है। और कहीं ना कहीं ये देखा जाए उत्तर प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर और आसपास के जो हरियाणा जो हमारे स्टेट हैं उनके अंदर इस कारोबार को ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल औद्योगिक व्यापार में बढ़ाया जाएगा। कहीं ना कहीं ये जो है बड़ी फर्म लाई जाएंगी और कहीं ना कहीं जो दूध का व्यापार है उसे कहीं ना कहीं दूध व्यापारियों को इस कार्य को बढ़ाया जाएगा और एक बड़ी इस कार्य में कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और ये जो रोजगार देने का जो कार्य है, विकास का जो कार्य है वो लगातार प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस कार्य को लगातार बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम का उद्घाटन आज किया जाएगा। और हालांकि एक बड़ी खुशी की बात है डेयरी व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, आम लोगों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये व्यापार बढ़ेगा लोगों को काम करने का मौका भी मिलेगा, लोगों को धंधा मिलेगा। और जिस तरीके से कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि आज इस कार्यक्रम का आयोजन करने के बाद इसका कार्यक्रम को एक बड़ी सौगात दूध व्यापारियों को दी जाएगी। हालांकि इसमें यह भी देखा जाए कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो 2 दिन के दौरे पर है। हालांकि कल ही वो खुद बागपत के बाद ग्रेटर नोएडा पहुंचे थे, जेवर एयरपोर्ट पहुंचे, जेवर एयरपोर्ट को उन्होंने निरीक्षण किया, जायजा लिया। उसके बाद एक्सपो मार्ट सेंटर पहुंचे, गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी पहुंचे, वहां का भी उन्होंने समीक्षा बैठक की, शैक्षिक कार्यों को लेकर बैठक की, अधिकारियों के साथ तमाम तरीके मुद्दों पर चर्चा की। और उसके बाद ये देखा गया कि तमाम जो पुलिस कमिश्नरेट कानून व्यवस्था पर चर्चा की। और आज जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद लगभग वो 2 बजे बस टर्मिनल जो बनाया गया है वो सेक्टर 82 के अंदर, उसका भी वो निरीक्षण करेंगे, जायजा लेंगे। उसके बाद सेक्टर 92 जो है IIT जो एक कॉलेज है उसके अंदर जाएंगे। उसके बाद वहां से ग्रेटर नोएडा एक अन्य कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम का निरीक्षण करेंगे। तो कहीं ना कहीं लगभग रात्रि 8 बजे तक, कल तक उनका रात्रि 8 बजे तक उनका दौरा रहेगा, अधिकारियों से बैठक करना,
गृह मंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, प्रदेश के अध्यक्ष जो है वो इसमें मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात के लिए लगातार विकास कार्यों की तरफ जो है प्रदेश, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसे मजबूत करने का काम सीएम योगी और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो और उसके साथ देश के जो प्रधानमंत्री है वो कर रहे हैं। बिल्कुल निशांत, और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह 15 अगस्त को लाल किले से एक नई आह्वान किया था देशवासियों से, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान को जिस तरह जोड़ा गया था, कहीं ना कहीं उस स्वरूप को भारत में लाने की कोशिश की जा रही है, उस भारत को देने की कोशिश की जा रही है। और शायद इसी की जो तस्वीर है वो ये एक्सपो में नजर आएगी और इतने देशों के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद होंगे, साथ ही साथ 700 से 800 किसान वहां पर मौजूद होंगे। एक नई पहल और एक नई तस्वीर आगे आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। ज्ञान व्यापी श्रृंगार गौरी मामले में आज फैसला आना है। केस की पोषणीयता पर यह फैसला सुनाया जाएगा। जिला कोर्ट मुकदमा चलने योग्य है या फिर नहीं चलने योग्य है, इस पर फैसला देगा। तो फैसला आने से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पूरे किए गए हैं। पूरे कमिश्नरेट एरिया में धारा 144 लागू की गई है। जिला कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई हो चुकी है पूरी। तो ज्ञान व्यापी केस के भविष्य का फैसला आज होगा। तो देखिए दोनों पक्षों की सुनवाई हो चुकी है। करीब 80 दिनों से भी ज्यादा चलने वाला ये पूरा मामला आज, जहां एक के बाद एक इस पूरे 80 दिनों के अंदर तमाम तरह की याचिकाएं डाली गई और उसके बाद आज इस पर फैसला आएगा कि ये जो पूरा मामला है ये चलने योग्य है या नहीं है। देखिए दोनों पक्षों की सुन ली गई है याचिकाएं और आज जिला कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा। तो वही पूरे क्षेत्र में, पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। बढ़ेंगे आगे। नहीं रहे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। नरसिंहपुर के परमहंसी गंगा आश्रम में दी जाएगी समाधि। 99 साल की उम्र में स्वरूपानंद का निधन। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में उन्होंने अंतिम सांस ली। द्वारका और शारदा पीठ के शंकराचार्य थे स्वामी स्वरूपानंद। तो 99 साल की उम्र में कल उन्होंने अंतिम सांस ली। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में उन्होंने अंतिम सांस ली। द्वारका और शारदा पीठ के शंकराचार्य थे स्वामी स्वरूपानंद। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। शोक के समय में उनके अनुयायियों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। ओम शांति। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया, द्वारका पीठ शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी का निधन। सीएम योगी ने आदित्यनाथ ने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वरूपानंद जी का ब्रह्मलीन होना संत समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। तो शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के बारे में भी आपको बता देते हैं। उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मध्य प्रदेश के सिवानी में माता पिता ने इनका नाम पोथीराम उपाध्याय रखा था और करीब 9 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था और धर्म की यात्रा शुरू कर दी थी। महज 9 वर्ष की उम्र में उत्तर प्रदेश के काशी में उन्होंने वेद वेदांग शास्त्रों की शिक्षा ली है। तो 1942 में 19 साल की उम्र में क्रांतिकारी साधु के रूप में वो प्रसिद्ध हुए। 1950 में स्वामी स्वरूपानंद को दंडी सन्यासी बनाया गया। तो 1950 में दंड सन्यास की उन्होंने दीक्षा ली, जिसके बाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती नाम से जाने जाने लगे। 1981 में शंकराचार्य की उपाधि मिली उन्हें। तो आजादी के आंदोलन में भी भाग लिया। राम मंदिर निर्माण के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़ी। नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में बदमाश यामीन गोली लगने से घायल हुआ है। लूटी हुई सोने की चेन
कारतूस और तमंचा बरामद हुआ है। यामीन के खिलाफ करीब 2 दर्जन लूट के मुकदमे दर्ज है। सेक्टर 113 थाने के पर्थला डूब क्षेत्र के पास ये मुठभेड़ हुई है। तो लूटी हुई सोने की चेन, कारतूस और तमंचा बरामद हुआ है। तो यामीन के खिलाफ करीब 2 दर्जन लूट के मुकदमे भी दर्ज है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, एक बड़ी सफलता नोएडा पुलिस को मिली है, क्योंकि लगातार लूट के मामले सामने आ रहे थे और अब उस बदमाश की गिरफ्तारी हो गई है। निशांत, तो निशांत से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सेक्टर 113 थाने में पर्थवा डूब क्षेत्र के पास पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक शातिर बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। तो लूट की कई वारदात को अंजाम दे चुका है ये बदमाश। उसके पास से सोने की चेन, कारतूस, तमंचा बरामद हुआ है। तो लूटी हुई सोने की चेन, कारतूस, तमंचा बरामद किया है पुलिस ने। तो कई थानों में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज थे, दर्जनों मुकदमे उसके ऊपर दर्ज थे। यामीन नाम का ये बदमाश है जिसकी गिरफ्तारी पुलिस ने की। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं नोएडा से, जहां पर बदमाश और पुलिस के बीच ये मुठभेड़ देखने को मिली। करीब थाना 113 में ये मुठभेड़ का पूरा मामला है, जहां पर यामीन नाम के एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ निशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, क्योंकि लगातार लूट के मामले सामने आ रहे थे और दर्जनों मुकदमे इस अपराधी के ऊपर दर्ज थे। जिस तरीके से नोएडा पुलिस की मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान यासीन नामक जो बदमाश से मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। हालांकि जो बदमाश है वो लगातार स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दिया करता था और महिलाओं को अकेला देखकर सड़कों पर राहगीरों को घटना को अंजाम दिया करता था। जिस तरीके से पूर्व में भी इसने कई घटनाओं को अंजाम दिया। लगभग इसके खिलाफ लूटपाट के 2 दर्जन मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हैं। हालांकि केला खरीद रही एक महिला से इसने चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया था, लेकिन ये नहीं लूट पाया। वहीं पुलिस को जिस तरीके से सूचना मिली, पुलिस ने जब इसका पीछा किया तो पीछा करने पर पुलिस पर ही इसने फायर कर दी। फायरिंग के दौरान जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो इसको गोली लगी है। हालांकि इसके पास से एक तमंचा बरामद हुआ, कारतूस बरामद हुआ, चोरी की मोटरसाइकिल अपाची बरामद हुई है, जिस बाइक से लगातार ये घटना दिया करता था। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, यासीन नामक बदमाश है जो डेली चैन स्नैचिंग लूटपाट की नोएडा, दिल्ली, एनसीआर के अंदर घटनाओं को अंजाम दे रहा था। लगभग इसने 2 दर्जन से अधिक वारदातों को अंजाम दे चुका है। और जिस तरीके से देखा जाए, जब पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान इसे एनकाउंटर में गिरफ्तार किया, इसको हालांकि गोली लगी पैर में, इसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसका और भी आपराधिक इतिहास जो है पुलिस खंगली करने में लगी हुई है। लेकिन देखा जाए, नोएडा सेक्टर 113 पुलिस की एक बड़ी कामयाबी देखी जा रही है। ठीक है निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। यूपी में लगातार बढ़ रही कुत्तों के हमलों की घटनाएं। लखनऊ के गोमती नगर में युवक पर पिटबुल का हमला हुआ है। घर के बाहर टहल रहे युवक पर पिटबुल ने किया हमला। पिटबुल से हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक ने गोमती नगर थाने में दी तहरीर। नगर निगम की लापरवाही का शिकार हो रही आम जनता। सर, खाना खाने के बाद मैं अपनी मम्मी के साथ बाहर टहलने गया हुआ था और लौटते समय घर से कुछ ही दूरी पर एक 8 से 10 साल का लड़का और उसके साथ 17 से 18 साल का लड़का एक कुत्ते को लेकर टहल रहे थे। पिटबुल ब्रीड का था शायद, और वैसे भी मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। मैंने साइड से निकलना चाहा, लेकिन वो लोग कुत्ते के साथ इस तरह खेल रहे थे कि कुत्ता उछल रहा था और उछलने के साथ ही उसने मुझ पर अटैक किया। हालांकि मेरी मम्मी आगे थी, तो मम्मी को साइड करके मैं उस तरफ आ गया और वो मेरे कंधे पे चढ़ गया। इसके बाद मैंने उसको हटाना चाहा, लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा था और उसने मुझे नीचे गिरा दिया। इसके बाद मेरे पुश करने पे और उन लड़कों ने शायद फिर खींचा उसे, तब वो छूटा, लेकिन तब तक वो काफ़ी नुकसान।
और ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, लगातार उत्तर प्रदेश में कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है और यही मामला लखनऊ से सामने आया है, जहां गोमती नगर में एक युवक पर पिटबुल का हमला देखने को मिला। और देखिए, खासकर पिटबुल जो कुत्ते की ब्रीड है, वो उसका हमले का जो तस्वीर है लगातार अलग अलग जगहों से आ रही है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि प्रदेश भर में लगातार जो है कुत्तों के हमले की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही है। राजधानी में हमने कुछ दिन पहले देखा था कि एक पिटबुल अपने मालिक के ऊपर हमला करता है और उस हमले में उसकी जान चली जाती है। उसके कुछ दिन बाद कृष्णनगर थाना क्षेत्र में पिटबुल एक व्यक्ति के ऊपर हमला करता है, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसके अलावा आज की अगर हम बात करें तो आज शाम को जब एक परिवार जो है खाना खाने के बाद सड़क के किनारे टहल रहा था, उसी वक्त एक पिटबुल कुत्ता हमलावर होता है और उसके ऊपर हमला करता है, जिसमें एक जो व्यक्ति है वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसके अलावा नोएडा से भी तस्वीरें आई हैं, गाजियाबाद से भी तस्वीरें आई हैं। तो इस तरीके के हमले की तस्वीरें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लेकिन ये सबसे हैरानी वाली बात है कि इस तरीके की ब्रीड के जो कुत्ते हैं वो काफी खतरनाक माने जाते हैं, उसके बावजूद लोग इनको पालते हैं। और नगर निगम की लापरवाही भी होती है कि अगर कोई कुत्ता पालता है तो उसके लाइसेंस की जांच समय समय पर कराई जाए और जिनके पास लाइसेंस ना हो उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, जिसका कारण है कि लगातार कुत्तों के हमले की तस्वीरें अलग अलग जगहों से निकलकर सामने आ रही हैं। अब देखना होगा फिलहाल कि नगर निगम की तरफ से किस तरीके के अभियान चलाए जाते हैं और साफ तौर पर जो इस तरीके के कुत्ता पालने वाले लोग हैं, क्या वो जब इस तरीके का कुत्ता पालते हैं तो क्या उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराते हैं। कुत्तों के जो जानकार व्यक्ति होते हैं या ट्रेनर होते हैं, उनको समय समय पर उसके पास कुत्ता ले जाते हैं नहीं ले जाते हैं, जिसके कारण ये हमलावर हो जाते हैं। अब देखना होगा कि कुत्तों के आतंक के खिलाफ किस तरीके के अभियान उत्तर प्रदेश के अंदर चलते हैं। ठीक है नीलेश, शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। रायबरेली की बछरावा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के राजामाऊ गांव के पास से 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पास से एक अपाचे बाइक और हाल ही में बछरावा और हरचंदपुर थाना क्षेत्र में हुई लूट की नकदी और जेवरात भी बरामद हुए हैं। दोनों शातिर रायबरेली, उन्नाव, कानपुर में वारदातों को अंजाम देकर दूसरे जिले में भाग जाते थे। पुलिस ने दोनों को पकड़कर राहत की सांस ली। थाने में एक मोहम्मद इश्तियाक हैं, जिनके पास पटाखे बनाने का लाइसेंस था, वो वैलिड था 2023 तक। आज उनका जो छोटी सी एक कोठरी में वो पटाखे बनाते थे गांव के बाहर, वहां बनाते समय दुर्घटनावश किसी दुर्घटना की वजह से, जो अब तक की जांच है उससे ऐसा प्रतीत होता है, किसी दुर्घटना की वजह से वहां एक विस्फोट हुआ जिसमें वो घायल हो गए। उनको अस्पताल ले जा करके लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में उनका इलाज चल रहा है। मौके पे क्षेत्राधिकारी को और सीएफओ की ज्वाइंट टीम को भेज करके पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है। लाइसेंस में उनको कितना अनुमन्य था, कितना उनके पास था, उनका लाइसेंस वैलिड था 2023 तक। और बाकी जो अन्य लाइसेंस की शर्तें होती हैं, सुरक्षा के जो मानक होते हैं, उनको उनके द्वारा पूरा किया गया था या नहीं किया गया था, ये भी चेक कराया जा रहा है। और अब खबर गाजियाबाद से है, जहां ट्रेन में चढ़ने के दौरान गिरा यात्री। आरपीएफ के एएसआई ने बचाई यात्री की जान। ट्रेन में चढ़ने के दौरान गिरा यात्री चलती ट्रेन के साथ घसीटता रहा यात्री, तो रेलवे स्टेशन से यात्री को बचाने का सीसीटीवी आया सामने। पूर्णागिरी जनशताब्दी पर सवार होते समय ये घटना हुई है। वहीं एएसआई राजेंद्र सिंह ने यात्री को खींचकर उसकी जान बचाई। और अब खबर बाराबंकी से है, जहां बच्चा चोरी के शक में तालिबानी सजा, युवक के अर्धनग्न कर पेड़ से बांधकर की पिटाई। ग्रामीणों ने बच्चा चोरी के शक में बुरी तरह पीटा। टिकैत नगर क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है युवक। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। रामनगर थाना क्षेत्र के नाथना पुल चौराहे का ये पूरा मामला है। और ज्यादा जानकारी के साथ बाराबंकी से संवाददाता भोलानाथ रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भोलानाथ, लगातार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि इस तरह की अफवाहों से दूर रहा जाए और जिस तरह अफवाहें फैलाई जाती है बच्चा चोरी को लेकर, उस पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद देखिए घटना एक के बाद एक सामने आ रही है। लगातार आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बच्चा चोरी के शक में अनजान निर्दोष लोगों की पिटाई की जा रही है। इसके बावजूद यूपी पुलिस ने भी लोगों को सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी
अफवाह न फैलाए। अगर अफवाह कोई फैलाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद भी लोग हैं कि समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। बाराबंकी से ताजा मामला सामने आ रहा, जहां रामनगर थाना क्षेत्र के नथनापुर गांव के लोगों ने एक टिकैत नगर क्षेत्र के निवासी व्यक्ति को पकड़कर पेड़ से बांधा। पेड़ से बांधकर उसकी तब तक पिटाई करते रहे जब तक वो मरणानशन हो गया, जिसके बाद कुछ स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना रामनगर थाना पुलिस को दी कि बच्चा चोर पकड़ा गया है। जैसे ही पुलिस को इस बात की सूचना लगी, तुरंत आनंद फानंद में पुलिस मौके पर पहुंची और मरणानशन व्यक्ति को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाकर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। हालांकि अभी व्यक्ति की हालत नाजुक बताई जाती है। इस संपूर्ण मामले पर रामनगर थाना पुलिस ने 5 लोगों पर अभियोग पंजीकृत कर जांच शुरू की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि लगातार यूपी पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है। यहां तक कि बाराबंकी पुलिस अधीक्षक अनुराग वह सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रत्येक थानों में जो थानेदार है वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ऐसी कोई घटनाएं नहीं है बच्चा चोरी की। लेकिन इसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। आसपास के लोग निर्दोष लोगों को पकड़कर जबरदस्त पिटाई कर रहे हैं। ये एक सोचने वाला विषय है, क्योंकि लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। जी ठीक है भोलानाथ, बहुत बहुत शुक्रिया इन जानकारियों को देने के लिए। तो रामनगर थाना क्षेत्र के नाथना पुल चौराहे का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां बच्चा चोरी के शक में तालिबानी सजा दी गई। को देखते हुए जनपद बाराबंकी में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर एक विस्तृत अभियान चलाया गया, जिसके संदर्भ में अवगत कराना है कि पीआरवी गाड़ियां, थाना मोबाइल, चौकी इंचार्ज, बीट और हल्का के जो भी सब इंस्पेक्टर और आरक्षी हैं, सबके द्वारा जगह जगह जाके पूरे जनपद में सबको जागरूक किया गया कि बच्चा चोरी की अफवाहों पर ध्यान न दें और ऐसी अफवाहों को सुनकर कोई ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया न करें जिसकी वजह से उनको कानून का सामना करना पड़े। इसके संदर्भ में लाउड हेलर का भी प्रयोग किया गया है। जगह जगह चौपाल भी लगाई गई। जगह जगह जहाँ पर भी मार्केट मिला वहाँ पर भी इसके बारे में ब्रीफ किया गया और लोगों से अनुरोध भी किया गया कि न केवल वो जागरूक खुद हों, बल्कि उनके माध्यम से और लोगों तक ये जागरूकता की बात। चलिए, टॉप एजेंडे में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 1 इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।